पैसों को लेकर प्लानिंग करना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो आपके बड़े आर्थिक लक्ष्य हो या फिर रोजमर्रा के खर्च। और ये प्लानिंग होगी कैसे? जाहिर है एक सही फाइनेंशियल गाइड की मदद से, और यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और देखते हैं क्या है खास आज हमारे शो में। सरकारी कंपनियों के टैक्स फ्री बॉन्ड की लगी कतार। क्या टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश से आपको मिलेगा फायदा? अब 1 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर पैन होगा जरूरी। क्या ग्राहकों की बढ़ेगी परेशानी? क्या लिक्विड फंड में निवेश से हासिल हो पाएंगे सारे लक्ष्य या फिर चुने कोई और रास्ता? बताएंगे आपको योर मनी में। आज तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिद्दीकी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं और पहले बात करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स की। टैक्स फ्री बॉन्ड का बाजार काफी गर्म होता जा रहा है। पीएफसी का 700 करोड़ का इशू आज ही खुला और आज ही ओवर सब्सक्राइब हो गया। एनटीपीसी का इशू हमने देखा 11 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ऐसे में निवेशकों का टैक्स फ्री बॉन्ड के प्रति रुझान साफ झलकता है। आने वाले वक्त में भी 5 और बड़े इशू आने वाले हैं जहां आपको पहले आओ पहले पाओ की अप्रोच अपनानी चाहिए। लेकिन क्या टैक्स फ्री बॉन्ड में इस समय आपको पैसे लगाने चाहिए? आइए समझते हैं हेमंत जी से इस पूरे मामले को। हेमंत जी, हमने देखा कि पिछले 2 इश्यूज जो आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में सुपर हिट रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। यहां पर खासतौर से पीएफसी की अगर हम बात करें तो आज खुलने के 2 घंटे बाद ही हमने देखा कि ओवर सब्सक्राइब हो गया है। क्या यहां पर हम देख रहे हैं कि जो भारतीय निवेशक है उनका रुझान टैक्स फ्री बॉन्ड की तरफ बढ़ रहा है और पहले आओ पहले पाओ, यानी आपको तुरंत टैक्स फ्री बॉन्ड खरीद लेने चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, ये एक अप्रोच हमें अपनानी चाहिए अगर इस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है तो? देखिए कविता, जैसे आपने कहा कि भारतीय निवेशक का रुझान जो है इन बॉन्ड्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल देखें कि जिस तरीके से भारतीय निवेशक इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा हमने देखा कि जैसे इक्विटी ऐसी एसेट क्लास में 4 या 5% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ज्यादातर इन्वेस्टर उन ऑप्शंस को देखते हैं स्पेशली जहां पे गारंटीड रिटर्न हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेफ्टी की जब बात आती है तो भारतीय निवेशक जो है चाहते हैं कि पूरी जो सेफ्टी हमको मिल जाए। और जो टैक्स फ्री बॉन्ड की अगर आप बात करें तो वहां पे ऑफकोर्स और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक तो कैपिटल आपकी सेफ है क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं, उनकी रेटिंग अच्छी है। दूसरा, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो फिक्स मिल रहा है 10, 15 और 20 साल के लिए। तीसरा, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कूपन रेट जो भी है, वो आपको टैक्स फ्री मिल रहा है। तो तीनों अगर हम मापदंड के हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छी ऑप्शन है अपने आप के अंदर। ये जो हमने रिस्पांस देखा पीएफसी का, वो क्लियरली मुझे लगता है उसका एक कारण एक ये भी है, जैसा हमने बात की। एक तो ये कि निवेशक चाहते हैं ऐसी ऑप्शन में इन्वेस्ट करना। दूसरा, क्योंकि जो जिस तरह से आरबीआई ने रेट कभी कट किए हैं, तो जैसे लग रहा है कि जो आगे के जो बॉन्ड है उनके ऊपर रेट शायद इतना नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है शायद उस कारण से भी, और क्योंकि जैसा आपने कहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो डेफिनेटली जो पहले दिन में जो रश देखने को मिला उसके ये 3 कारण है। इसीलिए हमने देखा कि कुछ ही समय में जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं यहां तक इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा अगर हम फोकस करें, जैसे कि हमने देखा कि ब्याज दरें कटने का सिलसिला अब शुरू हो गया है, क्या आपको लगता है कि आगे चलकर भी इतने ही आकर्षक इंटरेस्ट रेट हमें बाकी के इश्यूज में दिखाई देंगे? क्या मानना है आपका? देखिए कविता, यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं उनमें जो कूपन रेट है वो सेट कैसे होता है। वो लिंक होता है जो टेनोर है 10, 15 और 20 साल का, उसी टेनोर की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके रेट से उसको लिंक किया जाता है। जैसे अगर हम 10 साल के बॉन्ड की बात करें तो 10 ईयर जीसेक जो यील्ड होती है उससे उसका लिंक होता है। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको जो ब्याज दर ऑफर की जाती है वो जीसेक जो करंट यील्ड है उसके आधा % कम होती है, और जो बाकी कैटेगरीज हैं एचएनए और जो दूसरे कैटेगरीज हैं उनको 75 बेसिस पॉइंट जो है उससे कम मिलता है। क्योंकि जो रेट रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का, डेफिनेटली इसके बाद जो भी, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है पहले फिक्स हो चुका था, जो आगे के जो बॉन्ड इश्यूज आएंगे वहां पे डेफिनेटली आपको रेट काफी इससे कम देखने को मिलेगा। वो कितना होगा वो उस समय देखना होगा, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर में शायद आरबीआई का रेट कट तो नहीं आएगा, लेकिन जो यील्ड के ऊपर जो फर्क आएगा वो आना शुरू हो गया है और आगे आने समय में और भी दिखेगा। तो मुझे लगता है आगे जो इश्यूज आएंगे उनमें जो कूपन रेट होगा इनसे कम होगा डेफिनेटली। बिल्कुल, आखिरी सवाल इस मुद्दे पर हेमंत जी, ये समझाएं हमें किन किन बातों का ख्याल हमें रखना होगा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कविता कि ये इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है अपने आप में, लेकिन हर निवेशक को ये देखना है कि मैं जब 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं
तो मेरे पोर्टफोलियो में एक तो मुझे देखना है कि ऑलरेडी क्या है। अगर हम सैलरी क्लास की बात करें तो हमारा जो एक काफी बड़ा पोर्शन जो है वो पीएफ में चला जाता है, पीपीएफ में चला जाता है या किसी और दूसरे बॉन्ड में चला जाता है। अब जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्पेशली जो इन बॉन्ड्स में हमको देखने को मिलती है, वहां पे कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम सेफ्टी देखते हैं, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क है हमारी जो इन्वेस्टमेंट को, रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन जो है, वो हम भूल जाते हैं। तो बहुत ज्यादा हिस्सा अगर आपका डेट सिक्योरिटीज में है, इसमें अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो काफी पॉसिबिलिटी है कि 10 या 15 20 साल के बाद आपकी जो पैसे को जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा। तो मुझे लगता है उस चीजों को देखना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आप पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां पे रेट इससे बेहतर रहता है, हाँ ये बात सही है कि वहां पे लिमिट है 1.5 लाख की, यहाँ पे लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में, यानी आप उस स्टेज में है जब अपने रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये शायद बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि एक चीज हम ये ना भूलें यहाँ पे कि जो रेट, जहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल आपको मिलता है। यहाँ पे आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, यानी क्यूमुलेटिव ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर आपके पास जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है उसको कैसे निवेश करना है उसकी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि आप या तो उसको खर्च कर रहे हैं या भी किसी भी बिना सोचे समझे उसको इन्वेस्ट कर दें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ना चाहिए वो यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जिनको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप कुछ पैसा लगा सकते हैं। क्योंकि यहां मत भूलिए, हालांकि इनकी लिस्टिंग होगी सेकेंडरी मार्केट में, लिक्विडिटी शायद हमेशा उतनी अच्छी ना रहे, प्राइस आपको उतना अच्छा ना मिले, कि वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करें। सिर्फ ये देख के कि हमको टैक्स फ्री रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल, आपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, लिहाजा डेट कंपोनेंट आपको कितना रखना चाहिए इस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे कि सरकार जो पैन कार्ड का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है उससे ग्राहकों पर कितना असर पड़ेगा। पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर। सरकार पैन का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक तय सीमा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी करने पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कल ही अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि जल्द ही पैन जरूरी किया जाएगा। आज भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यही बात दोहराई है। दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में यह ऐलान किया था कि 1 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन में पैन को जरूरी किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये फैसला लागू नहीं हुआ है, यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस नियम का सबसे ज्यादा विरोध ज्वेलर्स कर रहे हैं। लेकिन चलिए, ग्राहकों पर इस फैसले का क्या असर होगा इसको हम समझते हैं हेमंत उस्तगी के साथ। हेमंत जी, यहाँ पर 50,000 रुपए से ज्यादा के बैंक ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड जरूरी है, और बाकी हमने देखा कि ज्वेलरी भी अगर आप खरीदते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा की, तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। इस फैसले को हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह की अप्रोच को आप कैसे देखते हैं ग्राहकों के लिहाज से? देखिए कविता, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी अनाउंसमेंट जो है वित्त मंत्री ने बजट में की थी कि 1 लाख के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपको कैश में नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने कहा कि ज्वेलरी के लिए ऑलरेडी 1 लाख की लिमिट है और बैंक में 50,000 की लिमिट है। सो क्लियरली जो गवर्नमेंट की जो इच्छा है वो ये है कि, कोशिश जो है वो ये है कि किसी तरीके से जो हमारे देश में जो ब्लैक मनी है उसको किस तरीके से बाहर किया जाए या पकड़ा जाए या किस तरीके से उसको एक्सपोज किया जाए। तो वो तभी हो सकता है कि जब आप कुछ लेवल की ऊपर की जो ट्रांजेक्शन हैं उसको आप नोटिफाई करा सकें, और वो तभी होगा, जैसे तभी वित्त मंत्री ने कहा था कि वो किस तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। जैसा हम सभी जानते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में कुछ चार्जेस रहते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड में, तो किस तरीके से वो इंसेंटिवाइज करेंगे वो देखेंगे। जहां तक ग्राहकों का सवाल है, देखिए अगर वो लिमिट 1 लाख के ऊपर रहती है तो मुझे लगता है कि जैसे जो बड़े बड़े एक्सपेंसिव जैसे ज्वेलरी है या बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वहां तो ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता उससे बहुत जो छोटे ग्राहक हैं या जो आम जिंदगी में जो खरीदारी करते हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा। अभी फिलहाल जिस लिमिट की बात कर रहे हैं उससे शायद एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ही फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है जब आप 1 लाख का खर्चा करते हैं तो ज्यादातर वही लोग होंगे जिनके पास पैन कार्ड ऑलरेडी होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि उनको पैन कार्ड दिखाने में या प्रोड्यूस करने में कोई किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आगी। हाँ, अगर ये लिमिट को अगर आगे जाके कम किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका असर आम ग्राहकों पर। मैं उसी पर आ रही थी हेमंत जी, जिनके पास पैन कार्ड है वो तो ठीक है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए अब किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं फिर? देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, अगर 1 लाख की लिमिट है तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी इतना खर्चा करता है तो मुझे लगता नहीं कि उनके पास पैन कार्ड नहीं होगा। अगर नहीं है तो डेफिनेटली उनको अप्लाई करना पड़ेगा। यही आई थिंक सरकार की मंशा है, इच्छा वही है उनकी कि किसी भी तरीके से इसको ट्रैक किया जाए। तो एक तरीका यह है कि अगर आप पैन कार्ड अपना दिखाते हैं, पैन कार्ड का मेंशन करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना
काफी आसान होगा। तो जैसा आपने कहा, अगर ये लिमिट कम होती है या अगर आपको इतना खर्चा करना है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपको पैन कार्ड अप्लाई करके पैन कार्ड लेना ही होगा। बिल्कुल, आपके टैक्स रिटर्न से लिंक होते हैं यहाँ पर पैन कार्ड। ऐसे में अगर हम ऐसे मान लें कि आगे चल के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी पैन कार्ड को जरूरी कर दिया जाता है, हेमंत जी, तो किन किन सावधानियों को जो है हमें बरतना होगा? देखिए, अगर वो स्टेज आती है कि बहुत लिमिट को काफी कम कर दिया जाता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुविधाएं जो कंज्यूमर्स के लिए होगी। जहां तक ध्यान रखने का सवाल है, देखिए क्लियर सी जो सरकार की इच्छा वो ये है कि अगर आप अनअकाउंटेड मनी कहीं पे खर्च कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब उनके सामने आए। तो अगर किसी के पास ऐसा है, वो खर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जो इनकम नहीं छुपा रहे हैं, उनको खर्चा करने में मुझे लगता नहीं कोई भी तकलीफ या दिक्कत आने वाली है। चलिए, तो यहाँ पर पैन कार्ड का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, और फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं कि 50 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन, 50,000 से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन आप बैंकिंग चीजों के लिए करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी होगा। हालांकि इस पर नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, लेकिन इन तमाम बातों का ख्याल आपको रखना होगा अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो। योर मनी में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की ओर, और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रूपचंद। नमस्कार रूपचंद जी, कहां से बोल रहे हैं आप? जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है कविता जी, और मिस्टर हेमंत की भी एडवाइस बड़ी यूजफुल होती है। मैं हमेशा ये गौर से उनका शो देखता हूँ आपका। अच्छा। मेरा सवाल है लिक्विड फंड के बारे में। ये आपने जो टैक्स फ्री बॉन्ड का जिक्र किया था, उसके लिए मैंने कुछ फंड्स विड्रॉ किए थे, लेकिन जिस तरीके से वो फंड्स वापस ही आने वाले, की तो अलॉटमेंट होने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए वापस इन्वेस्ट करें लिक्विड फंड में, ताकि नेक्स्ट इशू आने तक उस पर कुछ रिटर्न्स कमा सकूं, बैंक डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा। तो आप कुछ बता सकते हैं ऐसा कोई सेफ म्यूचुअल फंड जिसमें मैं इंटरेस्ट थोड़ा बैंक रेट से ज्यादा हुए और मैं इमीडिएटली विड्रॉ कर सकूं अगर नेक्स्ट टैक्स फ्री बॉन्ड्स का इश्यू आए तो? बिल्कुल रूपचंद जी, यहाँ पर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इनकम फंड कहा जाता है लिक्विड फंड्स को, और आप बहुत ही कम समय के लिए अपने पैसे को यहाँ पार्क करना चाहते हैं, लेकिन क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है और कैसे काम करते हैं लिक्विड फंड, इंटरेस्ट किस तरह से मिलता है और क्या एंट्री लोड होता है, एग्जिट लोड होता है, इन तमाम डिटेल्स लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में ब्रेक पे जाने से पहले हमने रूपचंद जी का सवाल लिया है, जिन्हें कुछ पैसे पार्क करने के लिए लिक्विड फंड पर अपना चुनाव करना है, और इसीलिए उन्होंने योर मनी को अपना सवाल दिया है। हेमंत तुस्तगी को यहाँ पे शामिल करते हैं जो हमारे आज के मेहमान हैं। हेमंत जी, 3 से 6 महीने के लिए मेरे ख्याल से लिक्विड फंड में ये कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये सही सिलेक्शन है? ये मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको कैसा लगता है? देखिए कविता, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि रूपचंद जी हालांकि शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ फंड्स की कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, और वहां पे भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कुछ ऑप्शन देखें जो सेफ हो और जहां पे रिटर्न उनको बैंक से ज्यादा मिल सके। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि इन्वेस्टर जब 3 या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है तो जनरली टेंडेंसी ये रहती है कि आप चलिए सेविंग बैंक में डाल देते हैं, उसमें क्या रिटर्न का ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। बट ये बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। ये चाहते हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो बाद में आए, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इनको पार्किंग करना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है जाके टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, तो मनी बिल्कुल सेफ होना चाहिए। जैसा आपने कहा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो इनकम फंड्स हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जो फंड है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, या शॉर्ट टर्म जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट इसमें रहते हैं, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो जो सेविंग बैंक का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे काफी अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, हालांकि मैच्योरिटी लंबी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इनको सही ऑप्शन चुननी होगी। वो डिपेंड करेगा इनके टैक्स रेट के ऊपर। अगर इनका टैक्स रेट 10 या 20% है तो फिर मैं कहूंगा कि इनको ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप 3 साल के अंदर जब पैसा निकालते हैं डेट फंड्स के अंदर, जिस कैटेगरी में ही आता है, तो आपकी जो नॉमिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है वहां पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन लेते हैं, डेली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो डेट फंड्स को एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है जो करीब 28% के बराबर होता है। तो क्योंकि आपका टैक्स रेट कम है तो आप ग्रोथ ऑप्शन में जाइए, ताकि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी करें तो आपको अपने 10 या 20% के हिसाब से पे करना है। लेकिन अगर आप 30% में बिलोंग करते हैं तो फिर आपको डेली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे 28% देना पड़ेगा और आपका टैक्स जो है वो 30% के ज्यादा होगा। तो आप अपने टैक्स रेट के हिसाब से चुन लीजिए। और यहाँ पे अच्छी बात यह है, एक तो पैसा सेफ है, दूसरा अगर आप आज
आज के दिन मान लीजिए 3 बजे से पहले अपनी अगर रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं तो अगले दिन 12 या 1 बजे तक आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो काफी लिक्विडिटी है और सेफ्टी भी है। चलिए, तो यहाँ पर रूपचंद जी आपको बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सिबल इनकम फंड और कोटक ट्रेजरी एडवांटेज फंड, ये 3 लिक्विड फंड्स रेकमेंड किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द आप जो है इनमें अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन योर मनी पे अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं जो कि निवेश, क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंशियल प्लानिंग जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। और सवाल के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन भी जरूर भेजिएगा। नमस्कार।